आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। इससे पहले हमने स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल का प्रोसेस स्टडी किया था। अब इसके बाद हम ये टेक्निक स्टडी करेंगे। ये काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं। ओके, तो इसमें पहली टेक्निक हमारी आती है स्ट्रेटेजिक मोमेंटम कंट्रोल। जो ये टेक्निक है हमारी मोमेंटम का मतलब होता है जब कोई कंपनी एक फ्लो में मूव ऑन कर रही हो, मतलब वो सही चल रही हो, ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं हो रहे हो, ठीक है, तो मोमेंटम वर्ड का ये मीनिंग होता है। यहाँ पे हम स्ट्रेटेजिक मोमेंटम कंट्रोल की बात करते हैं। तो ये जो कंट्रोल है, ये जो टेक्निक है कंट्रोल की, ये उन ऑर्गेनाइजेशंस में सही रहती है जो हमारी स्टेबल होती हैं। स्टेबल इन्वायरमेंट में सबसे बेस्ट रहती है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा डायनेमिक चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा डायनेमिज्म नहीं है, ठीक है। और इसमें जो मेजर अजम्पशंस होती हैं हमारी, जो हम फॉर्मुलेशन स्टेज पर बनाते हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक जो है वो वैलिड रहते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा हमें कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते। तो बेसिकली आपको इसमें याद रखना है कि आपको इसमें क्या करना होता है, सिर्फ ये स्टेबल इन्वायरमेंट में होती है और इसमें जो हमने जो भी अजम्पशंस स्टार्टिंग में रखे थे वो सारे हमारे क्या रहते हैं, सही रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस होते हैं बट ऐसा नहीं है कि वो मतलब बिल्कुल ही अलग है, वो ग्रेजुअली होती हैं और वो प्रेडिक्टेबल भी होते हैं, ठीक है। और मैनेजर यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता है उन चेंजेस को, ठीक है। छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, वो ग्रेजुअली हो रहे होते हैं, एकदम सडन चेंज नहीं होता, ठीक है। तो जो जी थॉमस ने 3 टेक्निक्स बताई हैं कि स्ट्रेटेजिक मोमेंटम को कंट्रोल करने के लिए, उन्होंने कहा है कि अगर इस टेक्निक को आपको परफॉर्म करना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपके पास ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल सेंटर्स होने चाहिए, जो क्या करते हैं, कोर होते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम की। भाई आपने कोई सेंटर है, आपने फिक्स कर दिया कि इस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होगी। जो आपके लिए मेजर सेंटर्स होते हैं, मेजर क्या होगा, आपका रिवेन्यू, एक्सपेंसेस का, प्रॉफिट का, इन्वेस्टमेंट का। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम 4 सेंटर्स फिक्स करते हैं। जैसे रिवेन्यू का हो गया, ठीक है, वो जो बंदा होगा जिसके ये जो सेंटर होगा उसकी जो जिम्मेदारी होगी रिवेन्यू वाले की, वो उसको परफॉर्म करनी पड़ेगी। एक्सपेंसेस वाले की एक्सपेंसेस को वाले को करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें हम अलॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स फिक्स कर देते हैं और ये सेंटर्स जो है वो इनपुट्स एंड आउटपुट्स के मेजरमेंट के बेसिस पे स्टैब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड जो बताया उन्होंने टेक्निक, वो है कॉन्स्टेंटली आप फोकस करें आप क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स पे, ठीक है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को इनेबल करते हैं कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है। वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को इंश्योर करते हैं। तो यहाँ पे आप अपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स के ऊपर भी फोकस कर सकते हो। जो थर्ड पॉइंट रहता है हमारा जेनेरिक स्ट्रैटेजीज। जेनेरिक स्ट्रैटेजीज में क्या होता है कि वो ये इस अजम्पशन पे बेस है बेसिकली कि ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो कंपेरेबल होनी चाहिए, वो जेनरिक होनी चाहिए, आप इंडस्ट्री के साथ उसको कंपेयर कर सकें। और इससे ना ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो प्रॉब्लम होती है कंपैरिजन करके वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक जनरल स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो जिससे कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है उनके साथ कंपैरिजन कर सकूँ, ठीक है। तो ये है स्ट्रैटेजिक मोमेंटम कंट्रोल। इसको मैं दोबारा आपको जब रिविजन कराऊंगी दोबारा फिर बता दूंगी एक बार और। सो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रैटेजिक लीप कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक लीप कंट्रोल क्या होता है, देखो, जब मोमेंटम कंट्रोल कहाँ पे एप्लीकेबल है, जहाँ भी स्टेबिलिटी है। बट लीप क्या होता है, लीप का मतलब क्या होता है, एक सडन जंप होना किसी चीज़ में, एकदम सडन चेंजेस होना, तो उसे हम बोलते हैं लीप, ठीक है। तो लीप कंट्रोल में क्या होता है कि सडनली ही काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये तब ये वाला कंट्रोल होता है जब हमारा इन्वायरमेंट अनस्टेबल हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्सपेक्टेड टू मेक स्ट्रेटेजिक लीप्स इन ऑर्डर टू मेक वाइटल चेंजेस। उन्हें सडन जंप करना पड़ेगा, सडन इनोवेशन, सडन चेंजेस करने पड़ेंगे अगर उन्हें वाइटल चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ये जो है हेल्प करता है कि भाई वो इससे अपनी न्यू स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन कर सकें। इसके अंदर 4 टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, स्ट्रैटेजिक इशू मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक फील्ड एनालिसिस, सिस्टम्स मॉडलिंग, सिनेरियोज यूसेज, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक इशू मैनेजमेंट में क्या होता है कि इसमें आप स्ट्रैटेजिक इशू को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट देखोगे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या पड़ रहा है, ठीक है। आपने क्या किया, पहले स्ट्रैटेजिक इशू को देखा, उसका इम्पैक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करी,
अब स्ट्रैटेजिक इशू क्या होता है, ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। मतलब कोई प्रॉब्लम है, इशू क्या है कि आप उसको देखोगे, ठीक है, और उस इशू को मैनेज करने की कोशिश करोगे, ठीक है। इसमें आप मैनेजिंग स्ट्रैटेजीज का यूज़ करोगे, जिससे कि आप उस जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको क्या कर सको, मैनेज कर सको, उसको हटा सको, ठीक है, उस पर ओवरकम कर सको। तो यहाँ पे ये रहता है। सेकंड जो है हमारी स्ट्रैटेजिक फील्ड एनालिसिस, जो आप जिस फील्ड में आप स्ट्रैटेजीज फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, उसकी आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो। यहाँ पे आप एग्जामिन करते हो उसका नेचर और एक्सटेंट ऑफ सिनर्जीज जो उसमें एग्जिस्ट कर रही है, जो भी उसमें हार्मनीज हैं वो देखोगे, और या फिर वो जो कमियां हैं वो आप देखोगे, ठीक है। एनालिसिस में आप पॉजिटिव्स भी देख रहे हो, आप नेगेटिव्स भी देख रहे हो, और उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उनका एडवांटेज लेकर आप क्या करते हो, उसकी बुराइयों को कम करने की कोशिश करते हो, स्ट्रैटेजिक फील्ड की, ठीक है। उसके बाद है सिस्टम्स मॉडलिंग। सिस्टम मॉडलिंग क्या होता है, ये एक टेक्निक है जिसमें आप डिसीजन मेकिंग करते हो, जिसमें आप क्या देखते हो, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के इसेंशियल फीचर्स को देखते हो, ठीक है। और सिस्टम मॉडलिंग में क्या रहता है, आप सिस्टम बनाते हो। सिस्टम जैसे आप सैमुलेशन मॉडल देखते हो, तो यहाँ पे आप मॉडल बनाते हो ऑर्गेनाइजेशन का, बेसिकली सिंपल वही सैमुलेशन करते हो, देन देखते हो कि उस पर वो चीज़ें अप्लाई होगी या नहीं होगी, ठीक है। देन है सिनेरियोज यूसेज, इसमें आप डिफरेंट सिनेरियोज बनाते हो। सिनेरियोज का मतलब वही कि किस तरह की डिफरेंट सिनेरियोज बनाते हो, कि अगर ऐसा सिनेरियो हो गया तो हम ये करेंगे, अगर ऐसा हो गया तो हम ये करेंगे, वो चीज़ें आप यहाँ पे करते हो, ठीक है। और ये जो सिनेरियोज मेकिंग है, ये आप ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है कि वो एडवांस में डिसीजंस ले सकें, ठीक है। अब ये दो टेक्निक्स हमारी होगी, ठीक है। ये जो टेक्निक्स हैं, ये इवोल्यूशन टेक्निक्स हैं स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के लिए, ठीक है। बट ऑपरेशन कंट्रोल के लिए हमारे पास जो टेक्निक्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल की जो टेक्निक्स हैं, ये क्यों देखी जा रही है, इसलिए देखी जा रही है कि क्या कोई स्ट्रैटेजी अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई है या फिर नहीं हुई है। तो अब हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, जो है हमारी इवोल्यूशन टेक्निक्स फॉर ऑपरेशनल कंट्रोल। इसमें हम इंटरनल एनालिसिस कर रहे हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ये स्ट्रैटेजीज हो रही है हमारी, जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या हमारे रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने के लिए। तो ये हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटरनल, कंपैरेटिव, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। तो इसमें सबसे पहले हम इंटरनल एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देखते हैं फर्म की, ठीक है। तो उस वैल्यू चेन, इसको हम बोलते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। इसमें हम इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़, जो भी चेन बन रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ की, ठीक है, उसके ऊपर एम्फेसाइज करते हैं। जो भी सीक्वेंस बन रही होती है ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे सीक्वेंस होती है प्रोडक्शन की, मार्केटिंग की, एक प्रोडक्ट की और सर्विस की, उसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसको एनालाइज करके हम तभी तो कंट्रोल कर सकते हैं ऑपरेशंस को, ठीक है। एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम हो रहा है तो वो भी एक ऑपरेशनल वर्क है, ठीक है। बाकी हमारा सेकंड पॉइंट आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम जो हमारी क्वांटिटी मतलब जो नंबर्स में चीज़ें होती हैं, हम उनको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जैसे रेशो का एनालिसिस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमने पहले कितनी यूनिट बनाई, अब कितनी यूनिट बनाई, ठीक है। हम प्रॉफिट टू सेल्स रेशो देखते हैं, कॉस्ट का रेशो देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है। और इससे हम जो है क्या करते हैं, फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स और नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स को कंसिडर करके इफेक्टिवनेस को जज करते हैं। देन है हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, बट ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशन, जजमेंट, व्यूज़ एंड ओपिनियंस, ठीक है। हम किसी के इंट्यूशन को ले रहे हैं, जजमेंट को ले रहे हैं, उसके बेसिस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमने कर लिया किसी का, ठीक है, ऑब्जर्व करके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब आंखों ही आंखों से हम चेक कर रहे हैं। तो वो कौन सी एनालिसिस होगी, क्वालिटेटिव होगी, उसमें कोई नंबर्स वगैरह का काम नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस में हम कंपैरिजन करेंगे, नेम से ही क्लियर है, इसमें हम दूसरी चीज़ों के साथ कंपेयर करेंगे। हिस्टोरिकल एनालिसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम अपने ही प्रीवियस रिकॉर्ड्स के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। आप इसमें सपोज कर सकते हैं कि जैसे आपने फर्म की परफॉर्मेंस को मेजर करना है,
तो आप पिछले साल का प्रॉफिट देख लेंगे, ठीक है, आप इस साल का प्रॉफिट देख लेंगे अपना, ठीक है। तो उसमें इससे क्या होगा, आपका कंपैरिजन हो जाएगा। आपने हिस्टोरिकल प्रॉफिट जो आपका प्रीवियस प्रॉफिट था उससे कंपेयर किया अपने करंट प्रॉफिट को, तो ये होगा हिस्टोरिकल एनालिसिस। दूसरा है हमारा इंडस्ट्री नॉर्म्स। इंडस्ट्री नॉर्म्स में क्या है, आप इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस के साथ अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे, ठीक है, और इससे फर्म जो है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव भी कर सकती है भाई इंडस्ट्री के लेवल के साथ। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में एफिशिएंसी रेट चल रहा है 70%, आपका एफिशिएंसी रेट है 60%, ठीक है, तो आप अपने वो एवरेज एफिशिएंसी रेट है इंडस्ट्री का, तो आप कोशिश करोगे कि आप अपने को 90 पे लेके आओ, 100 पे लेके आओ, ठीक है। उसके बाद है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग में क्या होता है, परफॉर्मेंस जो है फर्म की, उसको जो सबसे सक्सेसफुल कंपनीज होती हैं, हाईली सक्सेसफुल कंपनीज होती हैं इंडस्ट्री में, उसके साथ कंपेयर किया जाता है। इंडस्ट्री में तो आप एवरेजली देख रहे हो इंडस्ट्री का, बट बेंचमार्किंग में आप क्या देखोगे, जो हाईली सक्सेसफुल कंपनीज होती हैं उससे अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को, फर्म की परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है उन कंपनीज की जो काफ़ी हाई कंपनीज हैं, ठीक है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिस को आप देखते हो, ठीक है, उनको अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो। बाकी जो हमारा थर्ड पॉइंट है कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, इसमें आप कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज करोगे चीज़ों को, ठीक है, इसमें आप टोटल अप्रोच को देखोगे। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, आप सब कुछ ही देखोगे, ठीक है, वो वाली अप्रोच है, ठीक। इसमें आप की फैक्टर रेटिंग देखते हैं। की फैक्टर रेटिंग में क्या होता है, जो की एरियाज होते हैं इंपॉर्टेंट, एक सेकेंड, जो इम्पॉर्टेंट एरियाज होते हैं कंपनी के, ठीक है, तो आप उसको मतलब यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करते हो, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हो, ठीक है, जो आपकी मेन चीज़ होती है, जो आपके कंपनी की सारी प्रोसेस जिसके ऊपर डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कोई सा भी इनमें से की फैक्टर हो सकता है उस, या फिर लेबर हो सकती है, कैपिटल हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द एंटरप्राइज। सेकेंड टेक्निक होती है बैलेंस स्कोर कार्ड। ये जो टेक्निक्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ऊपर की जो टेक्निक्स है वो एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस, ये तो ठीक है, इजी है, ठीक है, इसका कंटेंट आप लोग देख लेना। बाकी जो थर्ड वाली टेक्निक है कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है ना, जो ये आप आगे भी पढ़ोगे, ठीक है, काफ़ी मतलब एक्सप्लेन फॉर्म में आप इसको पढ़ोगे आगे। अभी तो मैं आप लोगों को इनकी मीनिंग्स क्लियर कर रही हूँ, वैसे तो मैं आपको सफिशेंटली पढ़ा रही हूँ जितना इनमें रिक्वायर है, और आपको समझ भी आ जाएगा। अब इसमें है हमारा बैलेंस स्कोर कार्ड पे थे हम, इसमें हम 4 की परफॉर्मेंस मेजर्स को देखते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड की टेक्निक में इसमें हम कस्टमर पर्सपेक्टिव को देखते हैं, इंटरनल बिजनेस के पर्सपेक्टिव को देखते हैं, जो इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव को देखते हैं, और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टेक्निक है वो एक बैलेंस अप्रोच लेती है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने के लिए, टोटल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करती है, ठीक है। ये जो 4 की परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं, इसमें एक तो कस्टमर का पर्सपेक्टिव, बिजनेस के अंदर का क्या रहेगा, ठीक है, और भाई क्या चेंजेस उनको करने हैं, उन्होंने कस्टमर का देख लिया, इंटरनल देख लिया, फिर वो इनोवेशन एंड लर्निंग की बात करते हैं, देन वो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी नेटवर्क टेक्निक। नेटवर्क टेक्निक में आपने सुना होगा PERT करके एक टेक्निक होती है, CPM टेक्निक होती है। PERT की फुल फॉर्म होती है जो यहाँ पे लिखी हुई है, प्रोग्राम इवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, और CPM की फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। इन टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है भाई कि हम कैसे अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करें, शेड्यूल करें, ठीक है। और जो ये नेटवर्क टेक्निक्स होती है ये सक्सेसफुल कंप्लीशन को इंश्योर करती है, जो भी हमारा रहता है सभी एक्टिविटीज़ का। ये क्रिटिकल पाथ पे फोकस करती हैं और इवेंट्स पे फोकस करते हैं, उनकी सीक्वेंसेस पे, जिससे कि मैक्सिमम पॉसिबल टाइम में वो जो है क्या कर सकें, हमारे जो भी एक्टिविटीज़ की गोल्स हैं उनको अचीव करवा सकें, ठीक है। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO बाय पीटर ड्रकर, सब लोग इसको जानते होंगे। इसमें क्या रहता है कि जो सुपीरियर हैं वो सबॉर्डिनेट मैनेजर्स को भी अपने साथ ले लेते हैं, और उनके साथ ही क्या करते हैं, डिसीजंस जो हैं फ्रेम करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जिससे कि आप अपने इसमें एम्प्लॉयज़ का भी पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। और
बढ़िया टेक्निक है बहुत ज़्यादा, और इसको मोटिवेशन थ्योरीज में भी आप आंसर्स में कोट करते हो अपने, ठीक है। अब ये सारी टेक्निक्स आपने पढ़ ली, मैं एक बार दोबारा से इनको आपको रिवाइज करा देती हूँ, एक जस्ट अ सेकेंड। तो जो हमारी स्ट्रैटेजिक कंट्रोल टेक्निक है, स्ट्रैटेजी इसको कंट्रोल करने के लिए ये हमारी स्ट्रैटेजी सही है या गलत है, तो हम दो टेक्निक यूज़ करते हैं, स्ट्रैटेजिक मोमेंटम और स्ट्रैटेजिक लीव कंट्रोल। मोमेंटम क्या रहती है, जिसमें हमारे सिंपल चेंजेस होते हैं, ग्रेजुअली चेंजेस होते हैं और ये स्टेबल इन्वायरमेंट में ऑपरेट करती है, ठीक है। इसमें जो जी थॉमस ने 3 टेक्निक्स बताई है कि आप इनको कर सकते हो। एक तो जेनेरिक स्ट्रैटेजी, आप क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स पे फोकस कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल सेंटर्स बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद है लीव कंट्रोल, इसमें आपको सडन चेंजेस इंट्रोड्यूस करनी पड़ जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये वहाँ पे ज़्यादा ऑपरेट होती है जहाँ पे इन्वायरमेंट अनस्टेबल होता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है। इसमें आप 4 टेक्निक्स यूज़ करते हो। इशू का मैनेजमेंट, आप देखो क्या प्रॉब्लम है, आप उसी को ही मैनेज करने की कोशिश करते हो। स्ट्रैटेजिक फील्ड एनालिसिस में आप पूरा फील्ड का एनालिसिस करते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। सिस्टम मॉडलिंग में आप क्या करते हो, जो हमारा सिमुलेशन मॉडल्स यूज़ करते हो। सिनेरियोज में आप डिफरेंट सिनेरियोज का यूज़ करके प्रिडिक्शंस करते हो। ऑपरेशन कंट्रोल के लिए 3 टेक्निक्स है, इंटरनल, कंपैरेटिव, कम्प्रिहेंसिव। इंटरनल में आप वैल्यू चेन, जो भी आपकी चेन बनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, उनको एनालाइज करते हो। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप रेशियोज का एनालिसिस करते हो। क्वालिटेटिव में आप जजमेंट्स, इंट्यूशंस, इनके ऊपर उनके हिसाब से एनालिसिस करते हो। कंपैरेटिव में आप हिस्ट्री, जो आपकी पास्ट परफॉर्मेंस होती है उसके साथ अपनी करंट परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो। इंडस्ट्री नॉर्म्स में आप इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करते हो। बेंचमार्किंग में आप हाईली सक्सेसफुल कंपनीज के साथ कंपेयर करते हो। कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस का फर्स्ट पॉइंट है की फैक्टर्स रेटिंग, तो उसमें आप की फैक्टर्स के साथ एनालिसिस करते हो। बैलेंस स्कोर कार्ड में आप आपके 4 परफॉर्मेंस मेजर बताए मैंने। कॉस्टमार्क का पर्सपेक्टिव, इंटरनल चीज़ें देखोगे, लर्निंग और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। नेटवर्क टेक्निक्स में आप CPM एंड PRT का यूज़ करोगे, और MBO में आप एम्प्लॉयज़ का मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन वाला सिस्टम रहता है, ठीक है। अब स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है। तो पहला तो है भाई रेसिस्टेंस टू इवैल्यूएशन, ये तो जनरली देखा ही जाता है। आप इवैल्यूएशन करोगे, ठीक है, कि आपकी स्ट्रैटेजी सही है नहीं है, ठीक है। तो आप उसमें क्या देख रहे हो, मैनेजर की शॉर्टकमिंग देखोगे कि भाई कि वो स्ट्रैटेजी जो उसने बनाई उसमें प्रॉब्लम कहाँ है। तो इससे जो फिक्सेशन ऑफ ड्यूटी किस पे रहता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, मैनेजर पे रहता है। तो वो क्या करेगा, मैनेजर्स क्या करते हैं, उनके अंदर रेसिस्टिविटी आ जाती है, वो रोकते हैं, रुकावट पैदा करते हैं उस चीज़ में, क्योंकि वो जवाबदेही है उस केस में, ठीक है। तो मैनेजर्स की तरफ से क्या आता है, हमारा रेसिस्टेंस आता है यहाँ पे, ठीक, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक्सपोज हो जाएंगी, उनकी शॉर्टकमिंग्स का लोगों को पता लग जाएगा, ठीक। उसके बाद और बेसिकली ये वो चाहे वो ना भी चाहे, ठीक है, वो चाहे कि वैल्यूएशन हो, बट एक तरह से साइकोलॉजिकल बैरियर ही हो ही जाता है, ठीक। उसके बाद है मोर एम्फेसिस ऑन शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स, जो मैनेजमेंट होते हैं वो ज़्यादा शॉर्ट टर्म इफेक्ट पे ध्यान देते हैं, ठीक है, वो इमीडिएट रिजल्ट्स को वैल्यूएट कर लेते हैं। और जो स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस होती है वो लॉन्ग टर्म, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा शॉर्ट टर्म पे फोकस रहते हैं मैनेजर्स। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट टेक्निक्स। अब हर टेक्निक होती है उसमें पॉजिटिव भी रहता है अपना, नेगेटिव भी रहता है, तो यहाँ पे इसमें कुछ इनबिल्ड प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड हो सकती है, सब्जेक्टिव भी हो सकती है। कई बार आप कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हो, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कौन से एजम्पशंस क्या चीज़ें उसके अंदर ले रहे हैं, और कई बार उसमें ऑब्जेक्टिविटी का इशू रहता है, बायसनेस भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ बायस, फोर्थ पॉइंट अगेन यही है, ठीक है। अब मैनेजर्स जो हैं वो इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बायसनेस की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक। भाई खुद करेंगे वो इवैल्यूएशन कंट्रोल, पहली बात तो वो रेसिस्टेंस शो कर रहे हैं, और फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है। देन है हमारा इफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस। इफिशिएंसी होता है चीज़ों को सही करना, इफेक्टिवनेस होता है रेफर्स टू डूइंग द राइट थिंग्स, काम को सही चीज़ों को करना, ठीक है। अब इफिशिएंसी फैक्टर को कई बार आप इवेल्यूएट कर लेते हो, आप इफेक्टिवनेस को नहीं देखते, तो इन दोनों में ही प्रॉब्लम अपने आप आ जाती है, ठीक है। मतलब भाई आप किसके ऊपर फोकस करो, वो चीज़ आ जाती है यहाँ पे।
उसके बाद है अगर आप दोनों के साथ प्रॉब्लम है, मतलब भाई इफेक्टिवनेस के साथ कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम है, एफिशिएंसी के साथ कर रहे हो तो भी, तो मतलब इनमें आप रहते हो कि भाई किस पे बचाएं। उसके बाद है परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप का प्रॉब्लम रहता है। कई बार क्या होता है कि भाई रिवॉर्ड और परफॉर्मेंस में डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं होता, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि भाई मैनेजर जो है वो मोटिवेटेड नहीं रहते कि परफॉर्मेंस को रिव्यू करे करेक्टली। तो यहाँ भी एक तरह से कमी हो सकती है, वो उनका मोटिवेशन डाउन रहता है अगर परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कि भाई कैसे क्यों इवैल्यूएट करे, क्या होगा फ़ायदा, वो चीज़ है। उसके बाद है ऑपरेशन प्रॉब्लम्स। ऑपरेशन बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ऑपरेशन में, ठीक है। जैसे कि जो दिखती भी नहीं है जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, और ये जो फैक्टर्स होते हैं वो ऑपरेशन प्रॉब्लम का आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे भाई कोई कैश रिलेटेड इशू हो गया, वर्किंग कैपिटल का इशू हो गया, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी देखनी पड़ती हैं, और कई बार ऐसी भी ऑपरेशन प्रॉब्लम्स होती हैं जो क्लियर नहीं होती, ठीक है। तो मैनेजर्स को यहाँ पे भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ टाइमिंग, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई वो इफ़ेक्टिवनेस और जो वो इवैल्यूएशन कंट्रोल है वो एकदम से हो जाए, कई बार उसमें टाइम भी लग सकता है, ठीक है। और यही है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप परफॉर्मेंस और स्ट्रैटेजी, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है, तो ये इशू इसमें रहता है कि आपको साथ के साथ नहीं पता लगता, आपको बाद में पता लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉब्लम्स इन रिपोर्टिंग। अब कई बार ये होता है जो इवेल्यूएटर्स हैं वो रिपोर्ट अच्छे से ये बनाते हैं, जो भी उन्होंने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी, तो उनके जो जिसने जो रिपोर्ट बना रहा है तो उसमें भी रिपोर्टिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो कई बार ऐसा होगा कि वो शॉर्टकमिंग्स को डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर एक सबऑर्डिनेट को बोला गया कि आपको इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी की जो रिपोर्ट है वो परफॉर्मेंस आपको बतानी होगी, ठीक है। बट उसने क्या किया, फाइंडिंग्स जो भी थी उनको छुपा लिया, ठीक है, अपने सुपीरियर से, क्योंकि गलती क्या थी, वो उसी की गलती थी, उसकी गलती की वजह से वो शॉर्टकमिंग्स उस स्ट्रैटेजी में आई। तो वो क्या करेगा, अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करेगा, तो इस वजह से यहाँ पे रिपोर्टिंग की प्रॉब्लम आएगी। अब प्रॉब्लम्स हैं इन पोस्ट इवैल्यूएशन एक्शन। कई बार ये होगा कि भाई आपने इवैल्यूएशन कर लिया, बट आपने क्या किया, इवैल्यूएशन हो गया बट आपने फॉलो अप नहीं किया, रिव्यू नहीं किया, उन चीज़ों को करेक्ट नहीं किया जो भी प्रॉब्लम्स आई, तो यहाँ से भी प्रॉब्लम्स आपकी स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन की कंट्रोल एंड कंट्रोल के इश्यूज थे, लिमिटेशंस थी जो रेक्टिफाई होनी चाहिए, ठीक है। और ये चैप्टर यहीं पर हमारा ख़त्म होता है, सेकंड चैप्टर। इसके बाद हम स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग का चैप्टर करेंगे। एंड आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसी सब्जेक्ट की लिस्ट जो आपको, जिन सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि उन पर वीडियोज़ बनाऊँ। और थैंक यू।